स्वामी दिव्यानंद जी, अभी हमारे देश हिंदुस्तान की स्थिति बहुत ही नाजुक चल रही है, संवेदनशील स्थिति चल रही है। यहाँ पर समुदायों के बीच भी तनाव दिख रहा है पिछले कुछ दिनों से, विशेषकर 3 जून के बाद से। क्या कारण हो सकता है? इसके ऊपर आपका क्या कहना है? प्रत्येक देशवासियों को अभी बहुत मानसिक, भावनात्मक प्रत्येक दृष्टिकोण से बहुत ही सजग रहने की आवश्यकता है। एक आयाम ही इस दृष्टिकोण से हम देख सकते हैं कि भारत का मान सम्मान, यश प्रतिष्ठा वैश्विक पटल पर बहुत ज़्यादा बढ़ा है। लेकिन हमारे देश में कैसी व्यवस्था रही आज़ादी के बाद से, बहुत वर्षों तक, 70 वर्षों तक जो व्यवस्था रही, एक ऐसा सिस्टम बन गया कि जो चल रहा है। वर्तमान सरकार इसको बहुत बदलने की चेष्टा करी है, लोग स्वीकार भी कर रहे हैं। लेकिन ये आज़ादी की बात करें, उसके पहले की बात की जाए या आज की भी बात करें, तो कुछ तत्व जो हमारे ही बीच, हमारे ही मुखौटा लगा के उस तरफ खड़े होकर बात करते हैं। तभी देश गुलाम भी हुआ था। और आज के संदर्भ में भी अगर हम देखते हैं तो देश के अंदर के हमारे जो शत्रु हैं, मैं शत्रु शब्द का उपयोग कर रहा हूँ क्षमा चाहते हुए, क्योंकि जहाँ राष्ट्र के विरुद्ध का वो काम कर रहा है उसे शत्रु ही कहा जाएगा। तो वैसे लोग बहुत गतिशील है और सबसे बड़ा पता करना मुश्किल कि हमारे बीच में कौन है। देखिए, जब देश उन्नति कर रहा है, राष्ट्रवाद की बात कर रहा है, हम एक राम राज्य पुनर्स्थापित करने की बात कर रहे हैं भारत देश को, क्योंकि भारतवर्ष विश्वगुरु था, है, रहेगा। सारे दूसरे देशों में भी जो भी हमारे देश की मानसिकता नहीं मिलती है, आप समझ सकते हैं कुछ समुदाय ऐसे हैं जो हजम नहीं कर पाते, वो अपना ध्वजा लहराना चाहते हैं, जिसके कारण अंदर ही वो भीतर घात कर रहे हैं और अपने ही वेश में वो कहीं ना कहीं घून की तरह कर रहे हैं। एक मुद्दा बन जाता है, विषय वो मान्य हो ना हो, मैं उस विषय के नाम को यहाँ चर्चा न करते हुए आप सभी समझ सकते हैं, कुछ ऐसे विषय आ जाते हैं जिसका कोई आधार नहीं है, किसी के ऊपर गलती थोप दी और राजनीति सीखना शुरू कर दिया। इस प्रकार का परिवेश बनाकर और फिर मल्टीपल, उसी से फिर दूसरा निकला, तीसरा निकला। हम देख सकते हैं दुखद स्थिति है हमारे अंदर। देखिए, सबसे पहले कि आज की पीढ़ी, जो नई पीढ़ी है, जो आने वाली, जिसके ऊपर में देश का भार है उसके कंधे पर, उन्हें टूल की तरह उन्हें उपयोग किया जा रहा है। चलो बोलते हैं उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं शब्दों का थोड़ा नियंत्रित रखता हूँ, समझने के लिए बोला। तो उन युवाओं को उपयोग करना ये तो कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है। और इस उम्र में जो नए लड़के हैं उनका विवेक या अनुमति देता नहीं, समझता नहीं है, और कहीं ना कहीं वो गलत कर जाते हैं, क्योंकि उनके बुजुर्ग उनके पीछे, उनके आकाओं का जो हाथ है उन्हें यूज कर रहे हैं। सेंटिमेंट देखिए ना, अभी देखिए हम बात कर सकते हैं अग्निपथ की बात। जब हम अग्निपथ के नाम से सरकार ने जब एक स्कीम निकाला सोच समझकर, उसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख और देश में जितने भी बड़े लोग हैं किसी भी विषय पर, उनके फील्ड से, सबों ने मिलकर ये अनाउंस किया कि युवाओं के साथ इस प्रकार की योजना चलाई जाएगी। और फिर हम देखते हैं कि इस पे राजनीति अचानक से शुरू हो जाती है। ये स्पष्ट बात है कि जो देश भावना लेकर जो बच्चा काम कर रहा है, वो चला है कि हम देशभक्ति के लिए आगे बढ़ रहे हैं, वो लोग कभी भी ट्रेनों को जलाना या राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान नहीं करेंगे। उसका मतलब है कि उसकी कच्ची मानसिकता को वो उपयोग किया और उनके हाथ से इस प्रकार के काम करवा रहे हैं। देश के अंदर की बात करें, अभी देखिए, अब हमारे हैदराबाद के ओवैसी जी हैं, रांची आए और उनकी रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लग रहा है। हमारे झारखंड सरकार में इरफान अंसारी जी हैं, मंत्री हैं, एक संवैधानिक पद पर विराजमान है, और वो कहते हैं देश खून से लथपथ हो जाएगा। कितनी चिंता का विषय है।
देश हमारा कहाँ जा रहा है, समाज कहाँ जा रहा है, हम किस दिशा पे जा रहे हैं। जिनके ऊपर सत्ता का बागडोर है, पूरा देश, पूरा समाज, पूरा प्रदेश आपको स्वीकार किया है, आपको अभिभावक माना है, और आप उस दिशा से किस दिशा में मोड़ रहे हैं अपने समाज को, आने वाली पीढ़ी से आप किस प्रकार का आप उसको यूज कर रहे हैं। तो ये कई विषय हैं जिसके कारण से ये कहा जाए कि देश बहुत भटक सा गया है। लेकिन पुनः यह विश्वास है, मैं पूरे देश में प्रत्येक प्रदेशों में घूम घूम कर काम कर रहा हूँ, लोगों के बीच में हूँ, मुझे विश्वास है कि सत्य की विजय होती है, अति का अंत होता है। ये जो अति किए हैं कर रहे हैं, इनका अंत होना है, और अंत तो गत्वा सत्य की विजय होगी। जिस मार्ग पे सभी देशवासी जो मुख्य धारा में काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, किसी भी प्रकार की उनकी भागीदारी, चाहे घर की माताएं, वो घर पे बैठ के भी एक मानसिक रूप से भी नैतिक समर्थन अभी के समय को अगर मिल रहा है, तो यह अवश्यंभावी है कि पुनः राम राज्य की स्थापना होगी और भारत पुनः विश्व गुरु के सिंहासन पर विराजमान होगा। क्या लगता है जो भी इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हुई है, इसके पीछे कौन लोग हैं? राजनीतिक रूप इसको दिया जा रहा है या कुछ और? देखिए, पूर्ण विशुद्ध रूप से राजनीतिक है। एक पार्टी, एक व्यक्ति को, देखिए, मैं ये बच्चे देख रहे हैं, इतने इवेंट्स हो रहे हैं, सभी प्रकार से यदि देखा जाए तो ये कहीं से भी ये राजनीति इस प्रकार से कर रहे हैं कि ना उन्हें देश के युवाओं से मतलब है, ना गरीबी अमीरी से मतलब है, ना रोजगार से मतलब है, ना देश की उन्नति की बात है। उनका विषय वो नहीं है। उनका विषय है कि फलाने व्यक्ति को गिराओ, सरकार गिराओ। कहने में संकोच नहीं कि उनकी जो पहले दुकानदारी चल रही थी, उनकी दुकान बंद होती दिख रही है, तो अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए अपनी जो 2 नंबर की दुकानें चल रही थी, उसे कायम बचाए रखने के लिए ऐसे व्यक्ति को गिरा दो, अनसक्सेस करो और फिर पुनः अपना राज्य स्थापित करें। तो ये देश से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। ये तो लग रहा है कि दुर्भाग्य है, ऐसे लोग समाज को, देश को तो बेच देंगे। पहले भी हुआ था, ये कोई नई बात नहीं, आश्चर्य की बात नहीं है। हमने ये पहले भी देखा है, देश पहले भी इस स्थिति को देखा है और आज पुनः वही स्थिति है। लेकिन देश जाग चुका है। चंद लोग ही हैं जो इस प्रकार के कृत्य कर रहे हैं। मैं पुनः बोल रहा हूँ, सत्य की विजय होती है तो इनका अंत होगा, इनके विचारों का। मैं भी भगवान से प्रार्थना करूं कि ये भगवान इन्हें सुबुद्धि दे, ये मुख्य धारा में आए और देश को विश्व गुरु बनाने में, उस सिंहासन पर विराजमान करने में आप भी साक्षी बने। आप भी इस इतने बड़े यज्ञ में आपकी भी आहुति हो। आप भी कहीं ना कहीं हमारे बिछड़े हुए भाई हैं। तो मैं आपको कहीं दूर नहीं करता, आपसे मेरे कोई द्वेष नहीं है, लेकिन इस बात का दुख अवश्य है कि जाने अनजाने बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं आप। अंततो गत्वा ये सब उपद्रव कहां जाकर समाप्त होने की उम्मीद आपको लग रही है? अति का अंत होता है। देखिए, विरोध नहीं है, ये विद्रोह कर रहे हैं और जब विद्रोह करेंगे, पानी ऊपर तक आ चुका है, अंत होगा। और कहाँ तक अंत होना, ये तो सत्य पर ही आकर अंत होगा। जो लक्ष्य लेकर हम सभी चले हैं, आप सबों के अंदर में जो जिस प्रकार की भावना है, जो स्वप्न हम देख रहे हैं राम राज्य का, और जब राम राज्य, अगर मैं पहले भी बोला कि इनसे मेरा कोई द्वेष नहीं है, ये मैं दुखी अवश्य हूँ, हम सभी दुखी अवश्य हैं कि इनके तरफ से जाने अनजाने इस प्रकार के कृत्य किए जा रहे हैं, हो रहे हैं। तो ये समाप्त होगा और अति का अंत होगा और पुनः श्री राम पुनः अवतरित होंगे, राम राज्य स्थापित होगा। छात्र युवा देश का भविष्य होते हैं और इस भविष्य को कहीं ना कहीं बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, पथ भ्रमित करके। तो वैसे लोग जो इस लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको क्या जवाब देना चाहिए? मैं नाम न लिए भी मैं आपको बताऊं, बहुत नेताओं को देखें किस प्रकार से उनकी तूती बोलती थी, जातिवाद, परिवारवाद, गरीब के मसीहा, विभिन्न प्रकार के अपना नाम स्वयं देकर, स्वयं की महिमा मंडित करके, आज देखिए उन सबका अंत हुआ है। आज उनके हसरत देखकर एक प्रकार से लगता हो दया के पात्र हैं। तो भगवान कहीं ना कहीं, तुम भारतवर्ष के हैं, हम आध्यात्मिक देश से रहते हैं, तुम भगवान पर विश्वास करते हैं जो निराकार ब्रह्म है और उनकी कृपा हमेशा भारतवर्ष पे रही है।
तो जो दिग्भ्रमित कर रहे हैं बच्चों को, वो कहीं ना कहीं एक अपराध है, पाप है वो। मनसा वाचा कर्मणा, या मन से करें, कर्म से करें, वचन से करें, आपकी भावना अगर शुद्ध नहीं है तो इसका रिटर्न तो आपको निश्चित भुगतना पड़ेगा। देखने में बहुत दृष्टांत, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, कोई हॉस्पिटल में है, कोई जेल में है, किसी का अंत हो गया, कभी तो बहुत उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी और आज वो कहीं नहीं रह गए, वो दया के पात्र भी हैं। तो चलिए भगवान सभी को सुबुद्धि दे, मैं तो ही बोलूँ। स्वामी जी, एक आखिरी सवाल। 10 तारीख को जो कुछ हुआ ये निंदनीय है और बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। और इसमें भी हमने देखा कि युवा काफ़ी बढ़ चढ़ के उसमें थे और उसमें से एक जो था, जो जिसने मैट्रिक एग्जाम दी थी और परीक्षा दिया था, उसका रिजल्ट आने वाला था, वो उसमें किसी न किसी वजह से मारा गया। तो ऐसे युवाओं को इस्तेमाल किया जा रहा है इस तरह से देश विरोधी, राज विरोधी कार्यों के लिए। बिल्कुल तो ये जो घटना घटी है इसको लेकर क्या कहेंगे? दुख का विषय है। समाज का एक बच्चा इस दुनिया से चला गया, उसके माता पिता की पीड़ा समझी जा सकती है कि जो उसे इस्तेमाल किया वो तो अपना रोटी सेक के चला गया, लेकिन किसी के का घर में किसी का आंचल सोना हो गया, ये उन्हें विचार अवश्य करना चाहिए। समुदाय की बात करें, शिक्षा, क्या शिक्षा मिलता है? ऐसी शिक्षा कहाँ है कि जो स्वयं को अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं? शिक्षा पद्धति पे, संस्कार पे, धार्मिक भावना पर, कई चीजों पे हमें विचार करने की आवश्यकता है आज। इस घटना के बाद व्यापारियों में भी काफ़ी आक्रोश है, क्योंकि उनके व्यापार काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। पिछले 15 दिनों से उनका ठप पड़ा हुआ है, बिजनेस पूरा ठप पड़ा हुआ है, बाजार बंद पड़े हुए हैं। एक रिस्ट्रिक्शन लग गया है कि हमें इतना समय तक ही दुकानें खोलनी है, तो वो भी काफ़ी निराश हो चुके हैं अब तो। बिल्कुल, वो भी आक्रोशित हो रहे हैं। हाँ, जहाँ रोटी पे आँच आएगा तो तकलीफ किसी को होगी। एक व्यवसायी वर्ग वो सुबह दुकान में आता है, दिन भर दुकानदारी करता है, शाम को घर वापस आता है, उन्हें किसी इन राजनीतिक गतिविधियों से कोई लेना देना नहीं है, किंतु वो भी प्रभावित हुए हैं। तो वर्ग तो दुखी होगा, दुख का विषय है। और उतना ही नहीं, उनके माध्यम से पूरी अर्थव्यवस्था कहीं न कहीं सब वो प्रभावित होता है और हम सब इससे कहीं न कहीं कमोबेश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी प्रभावित हो रहे हैं। तो ये तो दुख का विषय है ही। और किसी भी प्रकार की इस तरह से उपद्रव किसी भी दृष्टिकोण से लाभप्रद नहीं है, वो नुकसान ही देगा, घाटा ही देगा, शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, भावनात्मक हो, संस्कार की बात हो, समाज की उन्नति की बात हो, वो नुकसान ही देगा, इससे किसी प्रकार का लाभ नहीं होना है। सरकार ने अग्नि पथ में युवाओं को अग्निवीर का नाम दिया, लेकिन यही अग्निवीर देश को अग्नि में झोंकने का काम कर रहे हैं। अनजाने में कर रहे हैं। मैं उन युवाओं से भी मैं एक संदेश देना चाहूँ। देखिए, सेना का सबसे पहला, मैं बड़ा गर्व से कहता हूँ कि सेना का बहुत एक हमारा बहुत नज़दीक का संबंध रहा है। मैं सौभाग्यशाली हूँ और स्कूल कॉलेज के समय में हमने एनसीसी में ABC पार्ट 1 पार्ट 2, उसके बाद एक कमांडो ट्रेनिंग किया है और सेना का मैंने प्रशिक्षण लिया है। तो सेना का सबसे पहला शर्त होता है अनुशासन और देशभक्ति, दोनों ही। ये बच्चे, उनके हाथ से दोनों का ही इन्होंने भंग किया है। अनुशासनहीनता भी की है, राष्ट्र के विरुद्ध भी कार्य हो गया। इन बच्चों को ये समझना चाहिए कि हम जिसकी क्षति कर रहे हैं वो सामान किसी का नहीं, हमारा ही है, हमारे ही टैक्स से, हमारे ही पैसे से ये ट्रेन, बस, चाहे समाज में जो भी चीज़ें सरकारी चीज़ें हैं, सरकारी संपत्ति हमारी है। ये प्रारंभिक काल से दिया जा रहा है। तो ये कहीं न कहीं ये टूल बनाकर इन्हें उपयोग किया गया और इनका भविष्य। और देखिए, एक बार अगर पुलिस में नाम चला गया इस प्रकार आपराधिक मामले में, तो आपका भविष्य अंधकार हो जाता है। सेना तो दूर, दूसरी नौकरी के लिए आप कहीं न कहीं सक्षम नहीं रहेंगे। तो आप अपने जीवन से खिलवाड़ ना करें। और ये क्षति करना तो कहीं भी नहीं है। विरोध करने का अधिकार है, विरोध किया जा सकता है, लेकिन विरोध हो, संवैधानिक ढंग से हो, आपकी आवाज़ सुनने के लिए लोग बैठे हैं। अनुशासनहीनता तो कहीं से मान्य नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है। और जो भी सरकार स्कीम निकाली, जो योजना है, युवाओं के फायदे के लिए है। इन्हें बरगलाया कि 4 साल के बाद खत्म हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट शब्द ही कहीं नहीं है।
अब ये तो बिल्कुल सभी के सामने है, प्रकाशित हो चुका है कि योजना क्या है। और 4 साल के पश्चात 25% लोगों को वहाँ रिजर्वेशन भी है, और बाहर आएंगे तो जितने भी यूनिफॉर्म की नौकरी है सारी जगह आपको 10% वहाँ रिजर्वेशन मिलेगा, और दूसरी नौकरियों में भी मिलेगा। और एक्स आर्मी का जो मिलता है उसके अतिरिक्त इस योजना वालों को वो 10 के अतिरिक्त भी आपको यहाँ रिजर्वेशन मिलेगा, आरक्षण मिलेगा, और किसी भी नौकरी में ये होता है। और बड़ी गर्व की बात है कि एक सैनिक का आपके माथे पे स्टैंप लग जाता है, कितनी गौरवान्वित होंगे, समाज गौरवान्वित होता है कि ये एक्स आर्मी वाला है। तो ये सम्मान आपको मिलेगा, बाकी सुविधाएं मिलेगी, और जहाँ भी जाएंगे आपको प्राथमिकता दी जाएगी। आप देश के लिए एक डिसिप्लिन, एक अग्निवीर आजीवन कहे जाएंगे। ये आज गर्व होता है, जब ये बच्चे बन के निकलेंगे तो उनके सामने खड़ा होने में मुझे भी गर्व होगा और आप सबों को लगेगा। तो उन युवाओं को मैं संदेश देना चाहूँ कि बिल्कुल मुख्य धारा में आएँ, और जो बातें हैं स्पष्ट और पारदर्शिता के हिसाब से बात की जानी चाहिए, न कि उपद्रव किया जाना, है ना। तो एक विरोध करना और उपद्रव करने में बहुत अंतर है, ये कहीं से भी मान्य नहीं है।